नमस्कार मित्रों, मेरे YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आपको विदित है, हम तैयारी कर रहे हैं हिंदी साहित्य नेट JRF की। हमें पता है कि अब हमारी एग्ज़ाम डेट आ चुकी है, तो जो एग्ज़ाम डेट आने के बाद सबसे जो मेन हमारा फोकस रहता है वो रहता है प्रीवियस ईयर पे। तो मैं आपके सामने प्रीवियस ईयर पेपर लेकर आई हूँ और मैं सिर्फ एक ही प्रश्न की व्याख्या नहीं, चारों ही जो हमारे ऑप्शंस हैं उनकी चारों की व्याख्या आपको बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश कर रही हूँ। और अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरे साथ बने रहिए और आप मुझ पर विश्वास कीजिए, हम पूरे प्रश्न पत्र हल कर लेंगे 2020 से 2010 तक। तो आज शुरू कर रहे हैं हम जून 2019 का प्रश्न पत्र। चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, रामचंद्र शुक्ल के अनुसार रहीम के बारे में कौन सी बातें सही हैं? संस्कृत, अरबी और फारसी के पूर्ण विद्वान थे वे। हिंदी काव्य के उतने मर्मज्ञ कवि नहीं थे जितने फारसी के। उनकी दानशीलता हृदय की सच्ची प्रेरणा के रूप में थी। उनकी सभा विद्वानों और कवियों से सदा भरी रहती थी। जब इनसे कोई कुछ मांगने आता तब भी उन्हें अपनी दरिद्रता का अनुभव नहीं होता था। तो इसके हमारे देखिए ऑप्शंस हैं ABCD, ABCE या फिर ACDE या फिर ABD, ACD। तो आपने क्वेश्चन सोच लिया होगा इसका आंसर क्या होगा। चलिए अब 2 सेकंड रुक के मैं आपको बता देती हूँ। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला हमारा यही हो जाएगा कि संस्कृत, अरबी और फारसी के पूर्ण विद्वान थे। उनकी दानशीलता हृदय की सच्ची प्रेरणा के रूप में थी, ये आ जाएगा। अब देख लीजिए ए और सी किस में है, ए सी इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें नहीं है, तो यानी कि ये तो इसका होगा नहीं, इसमें भी है, ए सी दोनों है। तो अब इसका उनकी सभा विद्वानों और कवियों से सदा भरी रहती थी, ये नहीं होगा, ये होगा इनका विद्वानों और कवियों से सदा भरी रहती थी। तो ACD किस ऑप्शन में है? ACD, ये इसका आंसर है। आप ऐसे भी लगा सकते हैं, देखिए ए सही है इसका, बी बिल्कुल गलत है। तो बी किस किस में है? इसमें भी है, इसमें भी है, ये दोनों इसके गलत हो गए। ऐसे भी आप इसका लगा सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, हजारी प्रसाद द्विवेदी के निम्नलिखित उपन्यासों को कथा स्रोत्र की दृष्टि से उनके समय से सुमेलित कीजिए। तो इसका आंसर सोचिए आप इतने। अनामदास का पोथा कौन सी शती का होगा? पुनर्नवा कौन सी का? बाणभट्ट की आत्मकथा कौन सी का? और चारूचंद्र लेख हमारा कौन सी का? तो इसके जो हमारे ऑप्शंस हैं वो आपने हमारे यहाँ से हमें निकालने हैं 1 2 3 4। चलिए हम क्वेश्चन पे ही चलते हैं, क्वेश्चन को ही ढंग से करते हैं पहले। तो इसका देखिए एक एक करके हम इसको समझेंगे। अनामदास का पोथा, जो हमारा अनामदास का पोथा है ये हमारा कब का है? ये है हमारा 1976 का, 1976 का है। ये कब का है? हमारा औपनिषद काल का अनामदास का पोथा। अब आपको ऐसे याद रखना, देखिए पोथी पत्रे तो हमारे ऐसे ही होते हैं ना, औपनिषद काल के ही हैं। तो 1976 का औपनिषदिक काल का। पुनर्नवा कब का है हमारा? पुनर्नवा हमारा हो जाएगा 1963 का, 63 का। और कौन सी शती है इसमें? आ जाएगी हमारी 12-13, 12-13 13वीं शताब्दी का है ये। बाणभट्ट की आत्मकथा, बाणभट्ट की आत्मकथा है हमारी 6 और 7वीं शती की। तो और ये कब का प्रकाशन वर्ष है इसका? इसका प्रकाशन वर्ष हमारा हो जाएगा 1946 का। चारूचंद्र लेख है 1963 का और पुनर्नवा है 1973 का। ठीक है, पुनर्नवा 1973 का, चारूचंद्र लेख 1963 का और बाणभट्ट की आत्मकथा है हमारी 1946 की। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, तो इसमें से हमारा अगर हम ऑप्शन में से बताना चाहें तो हमारा कौन सा निकलेगा ऑप्शन? डी। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कवि उत्तर छायावाद से संबंध है? उत्तर छायावाद से हमें संबंधित निकालना है। देखिए, राम नरेश त्रिपाठी, बालकृष्ण शर्मा नवीन, रामेश्वर शुक्ल अंचल या भारत भूषण अग्रवाल। देखिए इन सब के मैंने यहाँ पर जन्म भी लिखे हुए हैं। राम नरेश त्रिपाठी का है 1889 का, रामेश्वर शुक्ल अंचल का है 1915 का और भारत भूषण अग्रवाल का है 1919 का और बालकृष्ण शर्मा नवीन का है 1997 का है इनका। चलिए अब हम इसमें से देख लेते हैं। आप सोचिए, 1 सेकंड का टाइम देती हूँ मैं आपको। अब हम देखते हैं।
देखिए अब मैं आपको बता देती हूँ, इसका हमारा ऑप्शन जो आएगा वो आएगा हमारा सी, यानी कि बी और सी। रामेश्वर शुक्ल अंचल और बार्ण कृष्ण शर्मा नवीन, ये हमारे कब के हैं, उत्तर छायावाद से संबंधित है। जबकि हमारे भारत भूषण अग्रवाल जो हमारे हैं ये कहाँ के हैं, प्रगतिवाद के। ठीक है, और अब कौन से बच गए, राम नरेश त्रिपाठी। राम नरेश त्रिपाठी हैं हमारे द्विवेदी मंडल के, ये हमारे प्रयोगवाद के होंगे। भारत भूषण अग्रवाल हमारे प्रयोग के हैं, प्रयोग, ये प्रयोगवादी हैं, ये हमारे उत्तर छायावाद के। बालकृष्ण शर्मा भी हमारे उत्तर छायावाद के, और राम नरेश त्रिपाठी हमारे हो गए द्विवेदी मंडल के और बाहर के, और इनको स्वच्छंदतावादी कभी भी कहेंगे। चलिए अगला देखते हैं। निम्नलिखित में से जो ये ग्रंथ है इनको इनके रचयिता के अनुसार हमें लगाना है। पेरी इप्सूस, द सेक्रेड वुड, पोएटिक्स, बायोग्राफिया, लिटरेरिया। चलिए मैं आपको 2 सेकंड का समय देती हूँ। चलिए अब बता देती हूँ मैं आपको। देखिए पेरी इप्सूस ये है हमारा लोजाइनस का, जैसे कि मैंने यहाँ पे लगाया भी हुआ है इसका आंसर, लोजाइनस का। सेक्रेड वुड है हमारा 1920 का, 1920 का, किसका, इलियट का, इलियट का, टीएस इलियट का। पोएटिक्स, पोएटिक्स कब का है हमारा, अरस्तु का है, अरस्तु का। और बायोग्राफिया, लिटरेरिया, लिटरेरिया तो हमारी होगी कॉलरिज की 1817 की, कॉलरिज की 1817 की। तो इसका हमारा ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, रामचंद्र शुक्ल ने रहस्यवाद की मूल अर्थ में किस छायावादी कवि की किसको सर्वाधिक प्रमुख माना है। तो ये है पंत, निराला, प्रसाद या महादेवी वर्मा। तो इसमें से हमें पता है कि हमारा माना है इन्होंने महादेवी वर्मा को। ये हमारे छायावाद के चारों कवि हैं और इसमें से हमें महादेवी वर्मा का इन्होंने माना है। चलिए मैं इनका थोड़ा सा जन्म बता देती हूँ आपको। इनका जयशंकर प्रसाद हमारे हो जाएंगे 1886 के, पंत हमारे हो जाएंगे 1900 के, निराला हमारे हो जाएंगे 1899 के, और महादेवी वर्मा हो जाएंगे हमारी 1907 की। तो इसका आंसर होगा हमारा टी। मर्यादा मत तोड़ो, तोड़ी हुई मर्यादा कुचले हुए अजगर सी कुंजलिका में कौरव वंश को लपेटकर सूखी लकड़ी सा तोड़ डालेगी। अंधा युग में उपयुक्त संवाद किसका है, यह हमें पता है किसका है, 1 मिनट सोच लीजिए जब बताती हूँ। तो इसका हमारा आंसर हो जाएगा विदुर। ये जो संवाद है ये हमारा लिया गया है अंधा युग से। अंधा युग नाटक किसका है हमारा, ये हमारा धर्मवीर भारती का है। ये हमारे सिलेबस में भी लगा हुआ है। और ये अंधा युग जो नाटक है ये कब का है, 1955 का। इनके काव्य हैं सबसे पहले ठंडा लोहा 1952 की, अंधा युग 1955 का, कनुप्रिया 1959 की, और कनुप्रिया के बाद कौन सी थी, ये देशांतर, 7 गीत वर्ष, ये इनकी सभी काव्य कृतियां हैं। और ये इसका है विदुर आंसर। अगला है, सुजान से विराग उत्पन्न होने के कारण रीतिकालीन कवि घनानंद वृंदावन जाकर कृष्ण संप्रदाय के वैष्णव कवि हो गए थे। तो इसका हमारा जो आंसर है, आप सोचिए 1 मिनट फिर बताती हूँ, इसका हो जाएगा हमारा बी, निर्मार्क संप्रदाय के। तो देखिए इसका बता देती हूँ मैं आपको। सबसे पहले तो हमें ये याद रखना है कि जो घनानंद हैं इनका जन्म कब का है, 1689 का, 1689 यानी कि 1689 का। ठीक है, और ये रीति मुक्त धारा के श्रृंगारी कवि हैं। किसके, रीति मुक्त धारा के श्रृंगारी कवि। ये दिल्ली के मुगल बादशाह मोहम्मद शाह रंगीले के मीर मुंशी भी थे, ये भी हमें याद रखना है। और ये निम्बार्क संप्रदाय में दीक्षित हो गए थे। इनकी रचनाएं हमारी कौन कौन सी हो जाएंगी, सुजान सागर, विरह लीला, इशक लता, कोकसार, रसकेली वल्ली, यही ज्यादा जरूरी है इनकी। सबसे ज्यादा जो जरूरी है वो है हमारे इशक लता और सुजान सागर, विरह लीला। अगला चलिए अगला देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी बोली राजस्थान की नहीं है, हमें निकालना है राजस्थान की नहीं है। तो इसका तो हमें सबको ही पता है, मेवाती, मारवाड़ी, मडियाली, मेवाड़ी। तो यहाँ मडियाली इसका सही आंसर होगा। इनकी कौन सी हो जाएंगी, मडियाली। चलिए, और अगर हम देखना चाहें कि राजस्थानी किस में आती है तो ये हम लगा देंगे यहाँ पे, राजस्थानी आती है हमारी शोरशेनी अपभ्रंश में। ठीक, शोरशेनी अपभ्रंश में हमारी ये आती है। चलिए अगला, मैं नीर भरी दुख की बदली महादेवी वर्मा को उपयुक्त किस काव्य संग्रह से संबंधित रखता है। मैं नीर भरी दुख की बदली, सोचिए आप 1 सेकंड फिर मैं आपको बताती हूँ।
इसका हमारा जो सही आंसर है हमारा, बताइए, सांध्य गीत। सिंपल सा आंसर है बिल्कुल, सांध्य गीत। इनके हैं निहार, रश्मि, नीरजा, सांध्य गीत। तो निहार कब का है हमारा 30 का, रश्मि हमारा है 32 का, नीरजा 34 का, सांध्य गीत हमारा 35 और यामा 40 का। दीपशिखा भी है इनका 42 का, सप्तवर्णा 60 का। बस यहीं तक इनके बहुत जरूरी उपन्यास हैं। काव्य भाषा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सी मान्यता वर्ड्सवर्थ की नहीं है? वर्ड्सवर्थ, ठीक है। तो हम यहाँ पे पहले तो यही देख लेंगे कि वर्ड्सवर्थ का हमारा जन्म हो जाएगा कब का, 1770 का। काव्य में ग्रामीणों की दैनिक बोलचाल की भाषा प्रयुक्त हो, ये बिल्कुल इनका सही पॉइंट है, इन्होंने ऐसा बोला है। भाषा में मिथक और बिंबों का प्रयोग होना चाहिए, ये इन्होंने नहीं बोला, तो यहाँ पे यही इसका आंसर हो जाएगा, नहीं बोला। भाषा में कृत्रिमता और आडंबरवाद के कवियों की देन है, ये इन्होंने बोला है। गद्य और काव्य की भाषा में कोई तात्विक भेद नहीं है, ये भी इन्होंने बोला है, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा बी। अपभ्रंश के जो नमूने पद्यों में हमें मिलते हैं वे उसे काव्य भाषा के हैं जो अपने पुरानेपन के कारण बोलने की भाषा से कुछ अलग बहुत दिनों तक आदिकाल के अंत तथा उसके कुछ पीछे तक पोथियों में चलती रही है। उपयुक्त कथन हमारा किसका है, ये हमारा बताइए आप किसका है? तो ये हमारा इसका आंसर हो जाएगा सही हमारा रामचंद्र शुक्ल जी। रामचंद्र शुक्ल जी 1884 इनका जन्म है और इन्होंने जो हम अपने निबंध लिखे हैं वो विधेयवादी पद्धति पर लिखे हैं। इन्होंने जो कालखंड किए हैं, वीर गाथा काल इन्होंने करा है 1050 से 1375 तक, भक्ति काल को इन्होंने दिया है 1375 से 1700 तक, रीतिकाल 1700 से 1900 तक और गद्य काल इन्होंने दिया है 1900 से 1964 तक। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, यशपाल के उपन्यास झूठा सच में दौलतराम आजाद किस राजनीतिक दल का सदस्य था? तो ये था हमारा, अब पता है ये हमारा यशपाल का है झूठा सच, इनका प्रकाशन वर्ष है 1958 से 60 तक और कम्युनिस्ट पार्टी इसका सही आंसर होगा। ये दो भागों में विभक्त है, यशपाल का झूठा सच जो उपन्यास है दो भागों में विभक्त है। देश का पहला है देश का भविष्य, दूसरा है वतन, नहीं पहला है वतन का उद्देश्य और दूसरा है देश का भविष्य, हाँ ऐसा ही है। और ये यशपाल जो थे वो प्रगतिवादी और मार्क्सवादी विचारधारा के थे। इनके जो उपन्यास हैं वो है दादा कामरेड 41 का, देशद्रोही 42-43 का, दिव्या 45, पार्टी कामरेड 46, मनुष्य का रूप 49, अमिता 56, झूठा सच 58, 12 घंटे 62, ऐसे इनके सारे ही उपन्यास निकल जाएंगे। चलिए अगला देखते हैं, जैसे पुराना चावल ही बड़े आदमियों के खाने योग्य समझा जाता है वैसे ही अपने समय से कुछ पुरानी पड़ी हुई परंपरा के गौरव से युक्त भाषा ही पुस्तक रचने वालों के व्यवहार योग्य समझी जाती थी। रामचंद्र के अनुसार हिंदी साहित्य का इतिहास के आदिकाल का किस प्रकरण में है? ये हमारा हो जाएगा, इसका सिंपल सा आंसर है प्रकरण 4। हिंदी साहित्य का इतिहास जो इनका है कब का है? 1929 का। अगला देखिए, किसी बात का टोटा होने पर उसे पूरा करने की इच्छा होती है, दुख होने पर उसे मिटाना चाहते हैं, यह स्वभाव किसका है? ये बताइए हम किसका है? ये हमारा हो जाएगा कछुआधर्म चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी का। प्रिया नीलकंठी है हमारी कुबेरनाथ राय की, समाज और कर्तव्यपरायण गुलाब राय का, तो उन्होंने दे रखा है। और अगला है, जन्म काल के अनुसार निम्नलिखित रचनाकारों का अनुक्रम क्या है? केशवदास, बिहारी, मतीराम, घनानंद। तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा, बताइए कौन सा होगा? सोचिए एक सेकेंड, सोचा, मैं बताती हूँ। केशवदास 1555, बिहारी 1595, मतीराम 1617 और घनानंद हैं जो 1689 के। चलिए अगला देखते हैं, प्रश्न संख्या 16। रस की प्रस्तुति के लिए तद्रुपतानुसंधान शब्द का प्रयोग किस आचार्य ने किया है? तो इसका हमारा सही जो आंसर होगा वो हमारा होगा आंसर नंबर सी, भट्ट लोलट। भट्ट लोलट किस रस सूत्र के ज्ञाता थे? तो ये थे हमारे उत्पत्तिवाद के। शंककु थे, ये किसके थे? अनुमितिवाद के, और इनका दर्शन क्या था? न्याय दर्शन। भट्टनायक किसके थे? भुक्तिवाद के, और इनका जो सांख्य दर्शन होगा वो हमारा कौन सा होगा? कौन सा होगा? सांख्य दर्शन ही होगा, इनका जो दर्शन था सांख्य दर्शन होगा इनका। और अभिनव गुप्त का है अभिव्यक्तिवाद और शैव दर्शन के थे ये। चलिए आगे चलते हैं, प्रश्न संख्या 17। विलक्षण बात यह है कि आधुनिक गद्य साहित्य की परंपरा का
विलक्षण बात यह है कि आधुनिक गद्य साहित्य की परंपरा का प्रवर्तन नाटक से हुआ है। उपयुक्त कथन किस इतिहासकार का है? बताइए, ए बी सी डी कौन सा होगा हमारा इसका? तो ये तो हम बहुत प्यार से निकाल लेंगे क्योंकि इसका भी हमारा आंसर हो जाएगा रामचंद्र शुक्ल का। अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी रचनाएं भारतीय प्रशासन व्यवस्था पर सटीक व्यंग्य करती हैं? भोलाराम का जीव, सिक्का बदल गया, जामुन का पेड़, या फिर हमारी पिता। तो इसका हमारा आंसर बताइए, सोचिए एक सेकंड, कौन सा होगा? ए और सी, यानी कि भोलाराम का जीव, जो किसका है? हमारा हरिशंकर परसाई जी का निबंध, व्यंग्य निबंध है। दूसरा हमारा हो जाएगा जामुन का पेड़, जो किसका है? हमारा कृष्ण चंद्र जी का। और ये जब मैं कहूँ ना ऐसे हाथ करो, मेरे साथ देख लो, हमारे सिलेबस में लगे हुए हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। मन्नू भंडारी अपनी आत्मकथा में आपका बंटी उपन्यास की विभिन्न समीक्षाओं में किस पक्ष को उपेक्षित मानती हैं? खंडित बचपन को, बच्चे के पालन पोषण का आर्थिक पक्ष, बाल मनोविज्ञान पक्ष, या फिर मुख्य स्त्री पात्र। बताइए इसका आंसर क्या होगा? तो इसका हमारा हो जाएगा मुख्य स्त्री पात्र स्त्रीत्व। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन 20, तुम कनक किरण के अंतराल में लुक छिप कर चलते हो क्यों है लाज भरे सौंदर्य बता दो मौन बने रहते हो क्यों? ये किस में से लिया गया है? चंद्रगुप्त मौर्य का, कामायनी का, प्रलय की छाया स्कंदबुद्ध का। तो हमें पता है ये हमारे किस में से लिया गया है। बताइए, आप थोड़ा सा सोचिए, फिर मैं आपको बताती हूँ किस में से लिया गया है। ये हमारा लिया गया है, सोच लिया होगा आपने, चंद्रगुप्त मौर्य में से। चंद्रगुप्त मौर्य नाटक जो हमारा है वो कब का है? हमारा जयशंकर प्रसाद का 1931 का। प्रलय की छाया है हमारी 1925 की। स्कंदगुप्त है हमारा 28 का, 1928 का। और कामायनी इनका कोई नाटक नहीं है, कामायनी है इनका काव्य संग्रह। किसका है? 35 का, 1935 का। चंद्रगुप्त मौर्य और स्कंदगुप्त इनके दोनों नाटक हैं। तो इसमें ये क्या आंसर है इसका? चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य। और ये किसने कहा है? राक्षस ने कहा है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने प्रिय प्रवास की निम्नलिखित में से किस विशेषता का उल्लेख नहीं किया है? यहाँ हमें देखना है, नहीं किया है। अधिकतर पदों में बहुत बड़े ढंग से हिंदी अपनी चाल पर चली चलती दिखाई पड़ती है। इसकी कथावस्तु एक अच्छे प्रबंध के लिए पर्याप्त है, या फिर यह काव्य अधिकतर भाव व्यंजनात्मक और वर्णनात्मक है। हिंदी को है, था, क्रिया, दिया ऐसी दो एक क्रियाओं के भीतर ही सिमट कर रह जाना पड़ा है। तो इसका हमारा सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कि इसकी कथावस्तु एक अच्छे प्रबंध के लिए अपर्याप्त है। नहीं, पर्याप्त है, सॉरी। इसकी कथावस्तु एक अच्छे प्रबंध के लिए पर्याप्त है। इसका आंसर हमारा हो जाएगा बी। अगला चलिए 22 यानी कि 22 प्रश्न क्वेश्चन देखते हैं हम कौन सा है। इस समय तो भारतीय पुरुष अब जैसे अपने मनोरंजन के लिए रंग बिरंगे पक्षी पाल लेता है, उपयोग के लिए गाय और घोड़ा पाल लेता है, उसी प्रकार वह एक स्त्री को पालता है तथा पालित पशु पक्षियों के समान ही वह उसके शरीर और मन पर अधिकार समझता है। किसका है? माधवी वर्मा, अनामिका, प्रभा खेतान या मैत्रेय पुष्पा। तो ये हमारा पता है किसका होगा? बताइए, सोचिए एक सेकंड। ये हमारा होगा महादेवी वर्मा जी का। महादेवी वर्मा जी का जन्म 1907 का है। ये किस में से लिया गया है? ये लिया गया है मेरा परिवार में से, नहीं, हाँ, मेरा परिवार में से लिया गया है ये। जन्मना कवि प्रकृत्या घुमक्कड़ और विचारतः मूलतः मार्क्सवादी कविता के लिए कोई भी विषय हो सकता है। घुमक्कड़ ऐसे ही कभी यहाँ कभी वहाँ, मूलतः मार्क्सवादी, किंतु वे उसके बाहर भी झांक लेते हैं। बच्चन सिंह का उपयुक्त कथन किस कवि के विषय में है? किसका है ये बताइए? मुक्तिबोध का, केदारनाथ अग्रवाल का, त्रिलोचन का, या फिर नागार्जुन का? तो ये हमारा हो जाएगा नागार्जुन का। नागार्जुन का हमारा हो जाएगा। तो नागार्जुन की जो है, इनका जो वास्तविक नाम था वैद्यनाथ मिश्र था इनका वास्तविक नाम। और ये प्रकृतिवाद के शलाका पुरुष कहे जाते हैं। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रकृतिवाद के शलाका पुरुष कहे जाते हैं।
और इनके उपन्यास होंगे हमारे रतिनाथ की चाची 48 का, बलचनामा 52 का, नई पौध, बाबा बटेश्वर नाथ, दुखमोचन, वरुण के बेटे आदि इनके सभी उपन्यास हैं। और युग की गंगा, युगधारा, सतरंगे पांखों वाली, ये सभी इनके काव्य संग्रह हो जाएंगे। अगला देखते हैं, हिंदी के निम्नलिखित लोक मंचीय रूपों को प्रचलन की प्रमुखता के आधार पर प्रांतों से सुमेलित कीजिए। सांग कहाँ होते हैं? हमारे हरियाणा में होते हैं। विदेशिया कहाँ होते हैं? बिहार में। माच कहाँ होते हैं? हमारे मध्य प्रदेश में। और ख्याल कहाँ होते हैं? हमारे राजस्थान में। निम्नलिखित में से जीवनी परक कृतियों में से कौन सी कृति रोमा रोला की है? बापू की झांकियां, महात्मा गांधी विश्व के अद्वितीय पुरुष, अकाल पुरुष गांधी। तो इसका हमारा सही आंसर हो जाएगा सी, महात्मा गांधी विश्व के अद्वितीय पुरुष। ये बिल्कुल आसान है, मैंने यहाँ पर इसकी सारी लिखी हुई है। देखिए, बापू है हमारा घनश्याम दास बिरला का, 1940 का। बापू की झांकियां हो जाएंगी हमारी काका कालेलकर की। और महात्मा गांधी विश्व के अद्वितीय पुरुष हमारे हैं ही रोमा रोला के। और अकाल पुरुष गांधी हमारे हो जाएंगे जैनेन्द्र के 68 के। अगला देखिए, ये हिंदी के प्रधान आचार्यों में माने जाते हैं और इनका भाषा भूषण अलंकार ग्रंथ एक बहुत ही प्रचलित पाठ्य ग्रंथ रहा है। रामचंद्र शुक्ल के उपयुक्त बात किस रीतिकाल कवि के विषय में कही है? तो ये हमारी किसने कही है? हमें सबको पता है। भाषा भूषण हमारा किसका है? महाराज जसवंत सिंह जी का है। ये कब के हैं? हमारे 1526 के। मतीराम हमारे कब के हैं? 1617 के। देव 1673 के। और पद्माकर है हमारे 1753 के। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित उपन्यासों का प्रकाशन की दृष्टि से सही अनुक्रम क्या है? मानस का हंस, टेराकोटा, भूले बिसरे चित्र, गरम राख। बताइए किसका है? 1 सेकंड रुकती हूँ मैं, बताइए फटाफट, बताइए किसका है? बताइए किसका है ये? देखिए, मानस का हंस जो हमारा है ये हो जाएगा हमारा 1972 का। किसका है हमारा? अमृतलाल नागर का। टेराकोटा हमारा हो जाएगा लक्ष्मी कांत वर्मा का, 1972 का। आप इसे ऐसे भी याद रख सकते हैं। देखिए, लक्ष्मी जी टेराकोटा यानी कि टेरीकोट की साड़ी वो आती थी ना, टेराकोटा की बेहतर साड़ी पहनती हैं। भूले बिसरे चित्र, ये किसका है? हमारा भगवती चंद्रन वर्मा का, 1959 का। और गरम राख कब का है? 1957 का, उपेंद्र नाथ अश्व का। तो इसका हमारा सही आंसर हो जाएगा सी, गरम राख 57 का, भूले बिसरे चित्र 59 का, टेराकोटा 72 का, और मानस का हंस भी हमारा 72 का। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है हमारा तुलसी की विलक्षण प्रतिभा इस बात में है कि उन्होंने भक्त और रचनाकार की भूमिकाओं में एक साथ सफल निर्वाह किया है। भक्त मूलतः देवी शक्ति के किसी स्वरूप में आस्था रखता है, जबकि रचनाकार अपनी नास्तिकता के बाद एक मूलतः एक या कि धर्मनिरपेक्ष क्रम में प्रवृत्त होता है। ये हमारा, इसमें कोई ऐसी बात नहीं है। ये हमारा हो जाएगा रामस्वरूप चतुर्वेदी जी का। अगला है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी भाषा संविधान की 8वीं अनुसूची में है? नेपाली, राजस्थानी, कागड़ी और गोंडवी। तो इसका हमारा हो जाएगा नेपाली। देखिए, मैं आपको ये क्वेश्चन हमारा जरूरी है, तो एक बार मैं इसकी 22 भाषाएं आपको बता देती हूँ। इसकी जो 22 भाषाएं हैं ये हमारी कौन कौन सी हो जाएंगी? असमी, बंगला, बोडो, डोगरी, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, कोंकणी, मैथिली, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, नेपाली, उड़िया, पंजाबी, संस्कृत, संथाली, सिंधी, तमिल, तेलुगु और उर्दू। अगला चलते हैं। अगला है हमारा 30। हिंदी पर सामसिक संस्कृति के वहन का दायित्व संविधान के किस अनुच्छेद में निर्धारित होता है? तो ये हमारा, इसका आंसर बताइए कौन सा हो जाएगा? 351। 343 में है हमारा कि हमारी जो हिंदी भाषा है ये हिंदी और देवनागरी रहेगी, राजभाषा हिंदी और देवनागरी रहेगी। 348 में हमारा उच्चतम न्यायालय का दिया गया है कि उच्चतम न्यायालय इसके अंतर्गत आएंगे। 349 में जो है ये है इनका कि भाषा संबंधित कुछ विधियां अधिनियम इसके अंतर्गत आएंगी। ये हमारे इसके क्वेश्चन हो गए। 31 का है हमारा, अभी बताती हूँ।
नई कविता के प्रथम अंक में निराला की किस कविता का उन अनेक कवियों द्वारा सामूहिक रूपांतर प्रकाशित हुआ था? तो इसका आंसर बताइए कब होगा, क्या हुआ था? इसका हमारा आंसर हो जाएगा जूही की कली। जूही की कली हमारी कब की है? 1916 की। किसकी है? निराला की, तो ऊपर लिखा हुआ है निराला की। अगला क्वेश्चन देखिए, तीसरी कसम कहानी में गाड़ीवान ने कौन सा सामान न लादने की कसम खाई है? न लादने की, कंपनी की औरत, दुल्हन की डोली, चोरी बाजार का सामान या फिर बांस? तो इसका सोच लिया होगा आपने, आंसर हो जाएगा इसमें दुल्हन की डोली। तीसरी कसम जो ये उपन्यास है हमारा, ये किसका है? रेणु जी की कहानी है ये, ठीक है। और इसमें कंपनी की औरत, चोर बाजारी का सामान, बांस, ये तीनों कस्में वो खाता है कि मुझे आज के बाद ये काम करना नहीं है। चलिए आगे चलते हैं। अब तो हवा भी बुझ चुकी है और सारे इश्तेहार उतार लिए गए हैं। जिनने कल आदमी था अकाल था। उपयुक्त पंक्तियां किस कवि की हैं? तो ये हमारी किसकी हो जाएंगी? सोचिए एक सेकंड, फिर मैं आपको बताती हूँ किसकी है। हमारी हो जाएंगी ये धूमिल की। धूमिल की किस में से है? ये काव्य संग्रह हो जाएगा इनसे, संसद से सड़क तक, और ये कब का है? 1972 का। चलिए आगे चलते हैं। निम्नलिखित काव्य रचनाओं को उनके प्रकाशन के साथ सुमेलित कीजिए। देखिए सबसे आसान क्वेश्चन दुनिया का यही है, मुझे ऐसा लग रहा है। जूही की कली 1916, भारत भारती 1912, कहाँ गया 12, जयशंकर प्रसाद का जूही की कली निराला जी की है। प्रिय प्रवास 1914 हरिओत जी का है। प्रथम रश्मि 1919 का पंत जी का है। इसका वो लाइन भी आती है हमारी, प्रथम रश्मि का आना रागनी तूने कैसे पहचाना, ये भी आती है इसकी। प्रिय प्रवास 12 का हरिओत जी का, भारती 12 का है, प्रिय प्रवास 14 का है। और 1915 का पता नहीं कौन सा क्या होगा। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन संख्या हमारी यहाँ गई है वो 35। क्या स्त्री होना कोई पाप है? उपयुक्त संवाद किस कहानी से संबंधित है? देखिए ये हमारा कहानी से संबंधित है आकाशदीप से। हाँ जी, ये हमारा आकाशदीप से है। एक सेकंड बताइए, सोचिए, आकाशदीप ही है इसका। आकाशदीप ये जयशंकर प्रसाद जी का है, और इसका जो वो है सन है कब का है हमारा? 1929। इनकी कहानी संग्रह कौन कौन से हैं? पहला ग्राम 1910, छाया 12, प्रतिध्वनि 26 की, आकाशदीप 29 की, और इंद्रजाल हमारा आंधी भी 29 की, और इंद्रजाल हमारा हो जाएगा 36 की। दुलाई वाली किसकी है? बंगमहिला की है 1907 की। लाल पान की बेगम हमारे रेणु जी की है, और परिंदे हमारे 1960 के उनके हैं निर्मल वर्मा के। आगे चलते हैं। रचनाकाल की दृष्टि से निम्नलिखित काव्य रचनाओं का सही अनुक्रम क्या है? ये तो आपको देखते ही पता चल जाना चाहिए। देखिए काव्यालंकार, नाट्यशास्त्र, ध्वन्यालोक, साहित्य दर्पण। देखिए इसका तो बिल्कुल सही पता लग रहा है। नाट्यशास्त्र हमारा भरत मुनि जी का है, काव्य अलंकार हमारा भामे जी का हो गया, ध्वन्यालोक अभिनव गुप्त आनंद वर्धन जी का हो गया, और ध्वन्यालोक लोचन का जो टीका है वो हमारा हो जाएगा किसका? अभिनव गुप्त जी का। और साहित्य दर्पण हमारा हो जाएगा विश्वनाथ जी का। तो इसका डी हो जाएगा। नाट्यशास्त्र दूसरी सदी के हैं, काव्य अलंकार भामे जी हमारे 8वीं के यहाँ जाएंगे, ये 9वीं के हैं। और चलिए हो गए सारे, अब आगे चलते जल्दी जल्दी करते हैं थोड़ा, क्योंकि टाइम बहुत हो गया है। क्वेश्चन नंबर 37, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, शानदार क्वेश्चन है। मैं बकता नहीं हूँ, कविताएं इजाद करता हूँ। गाली, तो गाली कौन दे रहे हैं हमारे, बताइए। गाली हमारे देंगे श्रीकांत वर्मा जी। इस वक्त जबकि कान नहीं सुनते हैं, कविताएं पेट से सनी जाती हैं। बताइए कौन सा होगा ये? धूमिल हो जाएंगे। आज फिर शुरू हुआ जीवन, आज मैंने एक छोटी सी सरल सी कविता पढ़ी। सरल सी कविता कौन पढ़ रहे हैं? रघुवीर सहाय जी। मैं नया कवि हूँ, इसी में जानता हूँ सत्य की चोट बहुत गहरी होती है। सत्य कौन बोलता है? देखिए ये ध्यान लगा लीजिए, सत्य कौन बोलेगा? सर्वेश्वर। सत्य सर्वेश, सत्य सत्य कुछ आ रहा है इनमें से ना, दोनों की ध्वनि एक सी निकल रही है। देखिए सत्य सर्वेश, सत्य सर्वेश। छोटी सी कविता कौन पढ़ रहे हैं? रघुवीर जी, हमारे जो भगवान होते हैं रघुवीर जी, वो छोटी सी सरल कविता पढ़ रहे हैं। गाली कौन दे रहे हैं हमारे? श्रीकांत वर्मा जी। वर्मा जी हमें दे रहे हैं देखिए गाली। और कान से नहीं, कविताएं पेट से सुनी जाती हैं, ये कह रहे हैं हमारे धूमिल जी। अगला क्वेश्चन देखिए। शुक्ल जी न तो भारत के रूढ़िवाद को स्वीकार करते हैं,
ने पश्चिमी व्यक्तिवाद को। इसका आंसर ए, बी, कौन सा होगा बताइए? रामविलास शर्मा जी। रामविलास शर्मा जी कह रहे हैं कि ना तो शुक्ल जी भारत के रूढ़िवाद को स्वीकार करते हैं और ना पश्चिमी व्यक्तिवाद को। देखिए हमें ये याद रखना है कि जो रूढ़ी, पश्चिमी रूढ़ी, ये हमारे रामविलास शर्मा इनकी बात करते हैं, जाति की बहुत बात करते हैं, ये भी हमें याद रखना है। अगला देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कवि कृष्ण भक्ति धारा के कवियों में शामिल नहीं है? कृष्ण भक्ति धारा बतानी है हमें यहाँ पे। नाभादास, हरिदास, नंददास, ध्रुवदास। नाभादास, हरिदास, नंददास, ध्रुवदास। बताइए कौन सा ऑप्शन होगा इसका? तो इसका बहुत ही सिंपल आंसर है नाभादास। नाभादास। नाभादास हमारे राम भक्ति धारा के हैं और नाभादास के भक्तमाल और अष्टयाम दो बहुत ही प्रसिद्ध काव्य ग्रंथ हैं। और नंददास जी हमारे कृष्ण भक्ति के हैं, हरिदास भी और ध्रुवदास भी। नंददास जी के हमारे काव्य संग्रह आपको पता ही होंगे, रसमंजरी, ध्यान मंजरी, रास पंचाध्याय, सुदामा चरित, ये सब नंददास जी के हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम इसी के साथ। निम्नलिखित में से क्या तमस उपन्यास में सांप्रदायिक भावना के निर्माण में सहायक नहीं है? तमस, देखिए पहले तो तमस देख लीजिए आप। तमस उपन्यास किसका है? भीष्म साहनी जी का। कब का है? 1973 का, जो कि हमारे नेट सिलेबस में लगा हुआ है, तो आपको ये बहुत ही ध्यान से पढ़ना है। और मैंने ये करवाया भी हुआ है, एक वीडियो डाली भी हुई है इसकी, आप मेरे यूट्यूब चैनल पर देख सकते हैं। तो इसका हो जाएगा हमारा आंसर सांप्रदायिक पूर्वाग्रह, विभिन्न संप्रदायों का एक स्थान पर वास, वर्गीय पूर्वाग्रह, अतीत की गौरव गाथाएं। तो ये हमारा हो जाएगा बी ऑप्शन। कौन सा? बी ऑप्शन। और इनके जो उपन्यास है वो कब के हैं? जरोखा 1967 का, कड़ियाँ 70 की, तमस 73, बसंती 80, मैयादास की माड़ी 88, कुंतो 1993, नीतू नीलिमा नीलोफेर 2000 की, और जय हिंद की सेना 2010 की, और भाग्य रेखा 57 का। चलिए ये थे अभी 40 क्वेश्चन मैं आपको करवा चुकी हूँ। इसके बाद मैं अगली वीडियो आपके लिए लेकर आऊँगी क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो चुकी है। तो ये 40 क्वेश्चन मैंने आपको बहुत ही अच्छी व्याख्या के साथ आपको करा दी है। चलिए हम आगे मिलते हैं। और आपको प्लीज़ अगर ये वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब कमेंट जरूर करें। धन्यवाद।